स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। अब तक ये बात हम कहते थे, दुनिया कहती थी, लेकिन अब ये सच्चाई पाकिस्तान में भी कबूली जाने लगी है। पाकिस्तान आतंकियों का सबसे सेफ हेवन है। ये बात पाकिस्तान के जाने माने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं कि दुनिया भर में आतंकियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ही होता है। आतंकियों को जरिया बनाकर ब्लैकमेलिंग का गेम खेलता है पाकिस्तान। डॉलर्स के लिए आतंकियों का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि यूएन की 15 आतंकियों की लिस्ट में अकेले पाकिस्तान के 12 आतंकी शामिल हैं। दुनिया के टॉप आतंकियों की बात करें तो लादेन से लेकर मसूद अजहर तक, हाफिज सईद से लेकर सैफुल्लाह कसूरी तक, जैश हो, लश्कर हो, हिजबुल हो या फिर दूसरे आतंकी संगठन, सबके सब पाकिस्तान की उपज हैं। यूएन के प्रतिबंधित संगठनों और आतंकियों की लंबी लिस्ट में भी पाकिस्तान की मौजूदगी 80% से ज्यादा है। यानी पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं बल्कि आतंकियों का सबसे सेफ ठिकाना है। आज हम इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार मोईद पीरजादा का सबसे बड़ा कबूलनामा। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। आपको सच्चे दिल से ये बात माननी चाहिए कि वो अमेरिकन और इंडियन ऑथर, राइटर, कॉलमिस्ट और एक्सपर्ट, खास करके अमेरिकन, जो अरसे से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज एन एपी सेंटर ऑफ टेरर, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान उन चंद रियासतों से है जो दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारों की मेंटेलिटी जो है वो दहशत पे मबनी है। उनकी तमाम तर रोब, कहानी, नैरेटिव, रिस्पेक्ट, वो सारी की सारी चीज़ का ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से। उनके पास कोई और फिलॉसफी नहीं है, रिकॉन्सिलिएशन की एबिलिटी नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। द ओनली टूल दे हैव इज टेररिज्म। तो वो टेररिज्म ही करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म की भी है, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में दहशतगर्दी की भी है, और अब दुनिया भर में अपनी टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुकाबला में आज के मेरे सवाल ये हैं कि क्या मुनीर आतंकियों का एक्सपोर्टर है? जो सवाल आज मुकाबला में हम खड़े कर रहे हैं वो सवाल ये है कि क्या मुनीर आतंकियों का एक्सपोर्टर है? क्या टेरर ट्रेड से पाकिस्तान अब पल रहा है? सवाल ये कि क्या पाकिस्तान खत्म तो आतंकी भी खत्म हो जाएंगे? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, खुद पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही जा रही है कितनी सच है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोरे, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, और आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आरजू, आपसे शुरुआत करते हुए, ये जो कबूलनामा अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान में मौजूद लोगों की जबान पर आ रहा है, ये कबूलनामा कितना सच है? क्यों पाकिस्तान को आतंकियों की जरूरत पड़ती है पेट पालने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर मोईद पीरजादा का जो आपने क्लिप चलाया था, तो इससे बहुत पहले मेरा ख्याल है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने इंटरव्यू और अपनी बुक में कहा है कि जी हमने मिलिटेंट्स पाले कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स पाले गजा के लिए या फ़लस्तीन के लिए। इस किस्म की बातें तो ये लोग करते रहे हैं। और दूसरा ये कि इनको यहाँ पर जिन लोगों के आप नाम लेती रही हैं, या कई लोग कहते हैं जी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो उससे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ये लोग हीरो हैं। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान में तो उनको आपने देखा नहीं कितनी इज्जत से पुकारा जाता है, हाफिज सईद साहब कहकर। उसके बाद हाफिज सईद को जो है हाउस अरेस्ट किया था, वो भी हमने सिर्फ इसलिए क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना था, और इमरान खान जेल में जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज रही हैं, डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो इन गलत चीज़ों को सपोर्ट करते रहे हैं, और पहले शायद पब्लिक की समझ में भी नहीं आ रहा था, पहले शायद ये लोग खुद भी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अब जाहिर है कि सोशल मीडिया का ज़माना, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो भी देख रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो इन पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, वो आज भी इन लोगों को पाल रहे हैं, आज भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज भी इनके लिए खड़े रहते हैं कि जी ये तो हमें रिलीजन के बारे में बता रहे हैं या सिखा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भी आपने देखा होगा, मौलाना फजलुर रहमान जो कि रिलीजियस पार्टी के मेंबर भी हैं और हेड भी हैं, उन्होंने अभी बड़ा एक बोल्ड किस्म का स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान पे जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हाँ। और कहा यह जा रहा है कि हम टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क में आके हमारा नुकसान करते हैं, जाने लेते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत ने बिल्कुल ठीक किया था, कि भारत ने भी जो अटैक किया था वो टेरर कैंप्स के ऊपर किया था। और मुझे हैरत और खुशी भी है कि चले मौलाना साहब जैसे किसी ने जो है यहाँ पर ये आवाज़ तो उठाई है।
तो यकीनन लोग बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे आरज़ू यही आपसे जानना है, लोग बात भी करते हैं, गाहे बगाहे सबूत भी पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं, और अब तो अपने अंदर ही बैठे पाकिस्तान की आवाम के जो लोग हैं वो खुद ये बात बता देते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कितने जरूरी हैं। अब जो आम आवाम है आरज़ू, क्या उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता? वो क्या बातें करती हैं जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं जिन्हें हम साहब लगाकर बोलते हैं, दरअसल वो हत्यारे हैं, वो आतंकवादी हैं? देखिए, यहाँ पर कुछ परसेंट लोगों को तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ चेंज नहीं ला सकते, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। वो तो आम पब्लिक है, अगर वो बात भी करती है तो जाहिर है उसको किसी तरीके से खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। और जो मेजॉरिटी है वो तो अभी तक यही सोच के बैठे हैं कि जी कश्मीर के लिए ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर के लिए कोई काम कर रहे हैं, या इसी किस्म का फ़लस्तीन के लिए कहा जाता है। तो मेजॉरिटी पब्लिक अभी भी हाफिज सईद को टेररिस्ट मानने पे तैयार नहीं है। जहाँ तक यूएन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहा गया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यूएन को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कि जिसने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है उस यूएन भी सोचता होगा कि पाकिस्तानियों को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है। ये असर क्यों नहीं होता है यश मोर साहब, आप ही बताइए, असर क्यों नहीं होता है पाकिस्तान पर? अपने बैठे हुए लोग, घर में बैठे हुए लोग बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए हैं अब कि उन्हें अपना पेट पालने के लिए आतंकवादियों का सौदा करना पड़ता है। जब जब इनके नेता कहीं बाहर मुल्क में जाते हैं विदेश का दौरा करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग में एक आतंकवादी को पेश कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। इतने बुरे हाल पाकिस्तान के। प्राची, पहली बात तो धन्यवाद मुझे इनवाइट करने का। जय हिंद सारे पैनलिस्ट को। टेररिज्म की जब बात होती है दुनिया में तो सरे फहरिस्त पाकिस्तान है, और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा रोल है और पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा रोल है। देश को तो गुमराह किया ही क्या है, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को, उन्होंने पूरी दुनिया को भी गुमराह किया। और ये सही बात है। अब मुनीर को जो मर्जी कहें हम, फील्ड मार्शल मुनीर को, लेकिन ये शुरुआत जो है बहुत पहले हो गई थी ज़ियाउल हक के टाइम से, और इसमें काफ़ी यूएस का रोल रहा है और देशों का रोल रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म जो है पाकिस्तान है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, जब तक कि पाकिस्तान की जनता नहीं जागेगी, जब तक कि पाकिस्तान की आर्मी को ये जो है किसी तरीके से जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इनको सेंसर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। वो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, ईरान में हो, ये समझते हैं हमने जो है इस्लाम का झंडा पकड़ा हुआ है और हम जो है ये सब रिलीजियस फाइटर्स हैं, ये जिहादी हैं। आम इंसान को जिससे कि वो ना रोटी मांगे, ना रोजगार मांगे, ना सड़कें मांगे, ना कुछ मांगे, ये इनको जो है ओपीएम की तरह चटाते रहो कि ये जो देखो कल को कश्मीर में ये कर देंगे। सबको पता है, मैं खुद कश्मीर में रहा हूँ, बाकी जगह भी इनकी क्या हालत होती है जब बाहर जाते हैं। बट ये इन्होंने एक्सचेंज करते रहे। ये जब इनके ऊपर मुसीबत आती है, कोई इनको डील चाहिए, डिफेंस डील चाहिए, कहीं थोड़ी बहुत इनको हाई टेबल पे पोजीशन चाहिए, तो एक आधे को ये जो है तब बार्टर करते हैं। और इसी प्रकार से शायद ओसामा बिन लादेन का भी जो है पकड़ जाना अबोटाबाद में कुछ साल पहले हुआ था। यानी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं सब। जब दहशतगर्दी करनी हो तब इनको भेज दो, जब अपने मुल्क के लिए कुछ सौदा करना हो, कुछ फायदा करना हो और दुनिया सुन ना रही हो, तब इनको आगे कर दो, इनकी जान की कीमत लगा दो आतंकवादियों की। इसलिए मुफीद हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाते हैं समय समय पर। ये तो पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता है। आलिया, एक वीडियो, हाँ सर मैं आ रही हूँ। बात क्या है कि खास बात, एक मिनट और बोले सर। कि बहुत से तो तंजीम इनके हाथ में है, बट बहुत सी हाथ में भी नहीं। यही होता है जब आप टेररिज्म को पनपने देते हो, उनको ट्रेनिंग करते हो। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि सारे के सारे आपका हुक्म मानेंगे जैसे फौजी मानते हैं। हाँ। तो इनमें तहरीके तालिबान है, फौजी भी तो फौजी की तरह बिहेव करे ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फौजी भी फौजी की तरह बिहेव करे। आलिया, मैं एक वीडियो देख रही थी अभी 2-3 दिन पहले का ही वो वीडियो है, जब हम मुनीर को सुन रहे थे, जब वो एक जलसे को संबोधित कर रहे थे और मुनीर जो भाषा इस्तेमाल कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई मौलाना बोल रहा है, मैं किसी धार्मिक, किसी मजहबी गुरु को सुन रही हूं। लग ही नहीं रहा था कि सेना में बैठा हुआ फौजी बात कर रहा है। तो जब इस तरीके के फौजी होंगे और आतंकवादियों को पालेंगे तो यही हश्र होगा पाकिस्तान का। जी थैंक यू वेरी मच प्राची जी। ये जो आपने बात की
इसमें जैसे अभी आपने एक तो ये बात की कि जब भी कोई इस तरह का, खास तौर पर पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर, लीडर ही कहना पड़ता है क्योंकि लीडर ही हैं, कोई बोलता है तो फिर वो होता ही है कि ऐसा लगता है कि ये कोई क्या रिलीजियस क्लैरिक है, इस तरह की बात करें। तो देखें, ये अब की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसा होता रहा है। जनरल जिया जो था, उसने अपने जो इस्लाम था उसको इस्तेमाल किया था, इस्लामाइजेशन लाने के लिए उसने अपना जो इक़्तिदार है उसको बढ़ाया। 11 साल तक जो वो रहा, वो इस्लामिस्ट बनकर इस्लामाइजेशन के नाम पर ही रहा, और उसने सारा कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग चेंज कर दिया। और इससे पहले और इसके बाद भी जितने भी, मेरा ख्याल है मुशर्रफ के अलावा, मुशर्रफ जो जनरल मुशर्रफ था, उनको कहा जाता था कि वो जरा एक लिबरल माइंड के, थोड़े से प्रोग्रेसिव सोच के हामी एक जो है वो डिक्टेटर थे। लेकिन इसके अलावा हमें आज तक जितने भी मिले हैं और नजर आए हैं और जिनकी भी स्पीचेस नजर आई हैं, उसमें यही होता है कि ऐसा लगता है कि ये तो इन्होंने इस्लाम का और दीनियात का जो घोटा करके जो है वो पिया हुआ है और बस उसी पे बोलते हैं। हाँ। लेकिन देखिए, जो अभी आप बात कर रही है ना, अब ये जो दहशतगर्दों को पकड़ कर देने की बात है, उसमें जो भी बात हो रही है, मैं नजम सेठी साहब का भी प्रोग्राम देख रही थी और भी जगहों पर ये वाली बात हुई। बात ये है कि ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, अभी जो सर ये बात कर रहे थे यहाँ पर के बार्टर करते हैं, बार्टर आप किस चीज का करेंगे? जो चीज आपके पास होगी। हाँ। तो जो चीज आपके पास है आप उसी को देंगे ना। भाई दहशतगर्द, आप ये देखिए कि जितने भी टीटीपी के इस वक्त दहशतगर्द और इससे पहले थे ना, वो सब के सब पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बड़े और वहीं पर एजुकेशन हासिल की। जितने भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, सबके सब मिनिस्टर से लेकर जितने भी हैं, वो पहले दहशतगर्दी थे, वो अब हुकूमत में आके वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बड़े, और उनको वहीं से जो है वो पनाहगाहें मिली। उसके बाद फिर जो है वो जवान होकर वो दहशतगर्दी शुरू कर दी। और देखिए, आप जरा स्टार्ट हो जाएं एमल कांसी से लेकर, एमल कांसी, फिर आफिया सिद्दीकी, और फिर कौन कौन सा ऐसा नाम, अबू उबैदा, और कितने ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि अमेरिका को दिए गए क्योंकि वहां पर थे बिन लादेन। बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था, हाँ। उसके बाद तो किसी नाम की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो जब सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का वहां से जो है वो निकलता है और फिर उसको हवाले किया जाता है, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबको पता है। अब इसमें यह है कि जैसा मैंने कहा कि आपको जब आईएमएफ के पास भी जो कंट्री है उसको इमदाद भी चाहिए, और फिर जंगें जो चलती रहती हैं उसमें भी इमदाद आती है, सबसे बड़ी बिल्कुल बात ठीक ये कह रही होती हैं आप आलिया। है। तो एक एड बात भी लेनी है जो बड़ी स्पष्ट है, जो जी। बड़ा बड़ा साफ हमें कहना पड़ेगा, क्लियर एंड लाउड कहना होगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान वो सरजमी बन गई है जहां आतंकवादियों को छिपाया जाता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर छोड़ दिया जाता है दुनिया में दहशतगर्दी के लिए, और फिर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है। कर्नल साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है ना कहना कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को इसलिए पालता है कि जब अपनी सेना ना लड़ पाए, जब मुनीर जैसे लोग फेल हो जाएं, तो इन लोगों को आगे कर दो, ये मासूमों का खून बहाएं, और जब इनका काम खत्म हो जाए तो उन्हें बार्टर सिस्टम में आगे कर दो, अपना काम निकाल लो। जय हिंद, नमस्कार। प्राची जी, मैं एक बड़ा अजीबो गरीब सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ। ये जो दो पाकिस्तान की पत्रकार हैं ना, ये जाबाज पत्रकार, ये जो डाई हार्ड पाकिस्तानी पत्रकार हैं, दोनों की दोनों, मैं इनको सबसे ज़्यादा ब्लेम करता हूँ, क्योंकि ये जो बातें समझती हैं ये अपने देश को समझाती क्यों नहीं है? सिर्फ हमें ये समझाना कि हाँ जी वहाँ दहशतगर्दी है, ये तो गलत बात है। आप में अगर ये जज्बा है अपने देश के लिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अपने देश को क्रिटिसाइज करती हैं, आप एक अच्छी क्रिटिक होनी चाहिए, और क्रिटिक होना आजकल काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपको अपने जैसी और जाबाज लड़कियां पैदा करनी है अपने देश में जो इस बात को फैलाएं। आपने बोला कुछ परसेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कुछ परसेंट? कुछ परसेंट क्यों? आप उस परसेंट की बहुत बड़ी पार्ट है, अपना कर्तव्य निभाए अपने देश के लिए। निजाम सेठी कौन है भाई? अगर आज उसने एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी, 10 बार वो स्टेटमेंट दूसरी दे देता है। हाँ। आपके यहां स्टेबिलिटी नहीं है स्टेटमेंट्स के अंदर। आपके यहां सबसे बड़ी तकलीफ यह है, आपने कहा ना वो लीडर, कौन लीडर? क्यों नहीं बोल पा रही हैं आप? टेररिस्ट लीडर, वो बिल्कुल टेररिस्ट लीडर है। किसको नहीं पता कि आर्मी और आईएसआई इस पूरी टेररिज्म के पीछे है, और आर्मी और आईएसआई इस टेररिज्म को हर बार हर तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि वो लड़ने वाली आर्मी नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ब्लेम करता हूं आपकी पॉलिटिक्स को, और उस पॉलिटिक्स को खड़ा करने वाले आप लोग हैं। क्यों नहीं आपके अंदर ये जज्बा पैदा होता कि यस, हमारे देश के लिए ये टेररिज्म खराब है? छोड़ दीजिए इंडिया को। मान लीजिए अफ्रीका के अंदर अभी यूएस ने अगर स्ट्राइक कर दी टेररिज्म के ऊपर, अगर हमने आपके यहां कर दी तो क्या गलत कर दी?
मतलब ये बढ़िया बात है कि यूएस के लिए अगर वो नाइजीरिया में करता है अटैक तो क्रिश्चियनिटी के नाम पर किया जाता है, और अगर इंडिया करता है ह्यूमैनिटी के नाम के लिए, आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ सकते? आप क्यों नहीं अपने ही लोगों को ये बात कॉर्नर कर सकते कि बोलिए किस बात के मौलाना? कौन है मौलाना? मौलाना वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है, अच्छी बात करता है, इंसानियत की बात करता है। ये मौलाना है? ये अगर मुनीर अगर मौलाना भी मैं बोलूं तो मुझे लगता है शर्म की बात है। और जहां तक बात आ रही है कि इनके समझ नहीं आती, वेल अब ये भी क्या मुझसे बुलवाओगे कि समझ किसको नहीं आती? गधे बेचने वाली कंट्री है ना। मैं इसमें आपको ताना नहीं कस रहा हूं, मैं आपको रियलिटी से अवगत करा रहा हूं। आप देखिए रियलिटी के तौर पर आपकी कंट्री क्या गधा नहीं बनाई जा रही यूएस द्वारा? आपकी कंट्री को गधा नहीं बना रहा चाइना? आप अपने आप को गधा नहीं बना रहे? आप बेवकूफ नहीं बना रहे अपनी पूरी की पूरी फौज जो आपके साथ कर रही है? आपके जो शहबाज शरीफ साहब है, किस बात के शरीफ है? नहीं, ये बात तो समझ में आती है, और इसीलिए आरजू हो चाहे आलिया हो, वो अपने देश के बारे में बात करती हैं, देश के हित में बात करती हैं, और चाहे फिर वो उनकी सरकार को अच्छी लगे या ना लगे। और आरजू यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर्नल साहब की आपसे है। ये जो आपसे कह रहे हैं, जो आपसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप दे दीजिए कि क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि देखिए ये आतंकवादी पालते हैं, भारत जब कोई एक्शन लेता है तो वो एक्शन इसीलिए सही लगता है क्योंकि वो आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाता है, जिससे मुनीर को सबसे ज्यादा डर लगने लगता है। मुनीर के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो जेल हो जाएगी। प्लीज मुनीर के बारे में बिल्कुल मत कुछ बोलना। नहीं, मैं बिल्कुल पाकिस्तान की पब्लिक का जो आप कह रही हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की पब्लिक सुन रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सकें, वो कोई फैसला ले सकें या कुछ बदलाव ला सकें। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो कुछ कर सकती है जब तक कि बहुत बड़ी तादाद में बाहर ना निकले। तो बाहर तो ये लोग निकलते नहीं है। आप करना शुरू करो आरजू, आप करना शुरू करो, आलिया आप करना शुरू करो। ये सारे के सारे वेट नहीं चलेगा कि जब कोई शुरू करेगा, पब्लिक शुरू करेगी। हु इज पब्लिक? आपसे बड़ी पब्लिक कौन? आपसे बड़ा पत्रकार कौन? आपसे ज्यादा डेमोक्रेसी किसके अंदर है? मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्यों आप लोग रुक रहे हो? क्यों आप जैसे यूट्यूबर्स रुक रहे हैं? क्यों आप लोग सिर्फ इंडियन शोज में बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने शोज में बात कर रहे हैं? सर ऐसा नहीं है सर, हम अपने शोज में भी बात कर रहे हैं और इसीलिए हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, हम पैसा नहीं निकाल सकते, हम नो फ्लाई लिस्ट में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। सर मेरे ऊपर केसेस हैं, you send me your account number, you send me your account number, I will send you the money। आप बोलो कितने चाहिए? सर निकालूंगी कैसे सर, अकाउंट ही ब्लॉक किया हुआ है। तो मैं हवाला से भेज देता हूँ, मैं हवाला से भेज देता हूँ। और बोलो, पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता है। लेकिन सर हम बात फिर भी कर रहे हैं, फिर भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भुगत कर भी। लेकिन जाहिर है कि तादाद में लोग ज्यादा होंगे तभी कुछ हो पाएगा, 2-4 या कुछ लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। होगा भी कैसे? जब प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हमने देखा है ना आरजू, अभी इमरान खान के समर्थक जब निकलते हैं तभी डर लग जाता है मुनीर को, और तभी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, केमिकल मिला पानी डाल देते हैं ठंड की इस रात में उनकी बहनों पर। तो आवाज तो उठने ही नहीं देते ना पाकिस्तान में जो मौजूद है इस वक्त सेना की जो सरकार है। बिल्कुल, देखिए लोगों को बात नहीं करने दे रहे। अब आप डॉक्टर मारंग बलोच का आपने कभी देखा? इतने अरसा हो गया, हमें पता लगा हो वो कहाँ है, किस हाल में है। उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उसके बाद इमरान खान के सिस्टर्स के साथ जो कुछ किया गया, उस पर इनको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री है, और उसके बाद फीमेल्स के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, तो ये डेफिनेटली इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये कहते हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, जो कि हमारी नहीं है, इस वक्त भी एक तरह का समझें कि डिक्टेटरशिप ही चल रही है, तो फिर उसमें तो लोगों को बात करने की इजाजत होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। सब कुछ इतना दबाया जाता है, इतना पर्दे के पीछे होता है यशमोर सर, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना सच्चाई को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, वो सच्चाई बाहर आ ही जाती है। पाकिस्तान कितना भी ड्रामा करे, कितनी भी हाय तौबा करे, अपने आप को विक्टिम बताने लगे, लेकिन वो कितना बड़ी फैक्ट्री बन गया है आतंकवादियों के लिए, ये सामने आ जाता है पूरी दुनिया के। अब तो ये तो सारी दुनिया को ही पता है और किसी से कुछ छुपा नहीं है इनका क्या रोल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, इनका भारत में नॉट ओनली J&K, इनका नेपाल के अंदर रोल है। ये भी बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ना कुछ जहर उगलने की कोशिश करेंगे। हर तरफ ये ISI, पाकिस्तान मिलिट्री, ये अपनी
ऐसी छोटी हरकतों से बच नहीं सकते। सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म गोल मिस कर रहे हैं, जो कि साउथ एशिया में एनवायरनमेंट का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और पाकिस्तान में जिस तरीके की गुर्बत है, उनकी इकॉनमी का जो हाल है, वो कभी ना कभी तो इनको नजर आएगा। लेकिन उनकी आर्मी जो है, इट इज एन आर्मी विच हैज ए नेशन, तो ये ऐसे ही नहीं कहते ना। तो ये बहुत पावरफुल लोग हैं। जब तक इनका रहेगा होल्ड इनकी आर्मी का, और आर्मी कहीं जा नहीं रही, अभी और पावरफुल हो गई है जो है। अब तो ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज आर्मी रूल ही है एक तरीके से, बाय प्रॉक्सी। तो जब तक ये आर्मी, क्योंकि आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया पाकिस्तान का विच इज फीडिंग ऑन टू पाकिस्तान, तो उसका सर्वाइवल इसी चीज पे है कि हम ये जिहाद को जो है, इन लोगों को, इन लड़कों को रखें, और ये आईएसआई वाले ये छोटी मोटी हरकतें इधर उधर करते रहें। बट लॉन्ग टर्म इट इज़ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तान का अवाम और पाकिस्तान की जनता सफ़र करेगी। कभी ना कभी रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा भला प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर निकला था इतने साल में, वो तो जेल में है, और जो है टेररिस्ट जो है खुले घूम रहे हैं हर तरफ। इट इज़ सैड, सैड स्पेक्टिकल फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अब हाँ सर, और ये सोच से परे है। हम अगर यहाँ इमेजिन भी करने लगे तो ये इमेजिनेशन भी नहीं होती है आलिया, और पाकिस्तान वो करके भी दिखा देता है। एक मुल्क, पाकिस्तान एक मुल्क, उसे आतंकवादियों की जरूरत क्यों पड़ती है? आतंकवादी क्यों चाहिए अपनी सरजमी पर? ऐसा क्या है जो आतंकवादियों से वो हासिल करवाता है जो खुद हासिल नहीं कर पाता? जी देखिए, पहले तो जो अभी बात हो रही थी, अभी ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो लीडर है और कैसे उसको बंद किया गया, तो बड़ी एक मजाक खेज बात है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर था, वो कहता था कि ये मुझे मार देंगे जेल के अंदर, और जो इमरान खान लीडर है वो कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो भुट्टो कहता था ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, और इमरान खान कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये फर्क आ चुका है अब। लेकिन देखें, ये जो आप बात कर रही हैं, मैंने तो आपको इसकी हिस्ट्री पर सारी रोशनी आपने जब पहला सवाल किया था उसी के ऊपर डाल दी। हाँ। कि पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल की जंग में एक सबसे बड़ा हथियार जो रहता है हमेशा, वो ये रहता है कि जी देखें, दहशतगर्दी जो है वो कितने लोग हमारे मारे गए, और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है। लेकिन साथ ही साथ होता है ये कि अक्सर औकात, अक्सर बेशतर पाकिस्तान का कोई ना कोई पॉलिटिशियन ये गलती से या इरादी तौर पर ये कहता रहता है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने कई बार ये बात की। एक दफा तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि हमें अपने जो है घर की सफाई की जरूरत है, हमें अपना घर साफ करने की जरूरत है। तो सब उनकी जो पार्टी थी, और काफी उनके ऊपर बैकलैश आया मिलिट्री की तरफ से कि ये क्या कह दिया। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जलदा हकीम को ये बात कही कि जी हाँ, हमसे गलतियां हुई और हमने ये किया है, हमने पाला है, हमने पोसा है, और उसके बाद जो है हमने उनको यूज भी किया है। यही मतलब है ना। तो देखिए, जो तालिबान बने, तो तालिबान कहाँ से बने, किस दौर में बने? जो सबसे बड़ी इस वक्त दहशतगर्दी के जिनको कहा जाता है, तालिबान एक ऐसी जमात जो बन के सामने आई जिनको कहा जाता है जिन है, और अब जिनको वापस बोतल में बंद करना नामुमकिन हो चुका है, उसको किसने बनाया? बेनजीर भुट्टो के दौर में तालिबान बने हैं। और किस लिए बनाया वो भी सबको पता है, जो ये जिहाद लड़ा है। तो देखिए, जिस कंट्री में जहां पर भी जिसकी आइडियोलॉजी जिहाद होगी और उसका बच्चा बच्चा जिहाद पर मरता होगा, उसके लिए फिर ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो ये करना ही पड़ेगा कि दहशतगर्द वहां पे पैदा होंगे, वहां पे पले बढ़ेंगे, क्योंकि आपने जिहाद करना है, और जिहाद के लिए तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है। तो वही चलता चला आ रहा है। वो जरूरत पाकिस्तान को बड़ी पक्की वाली है। कर्नल साहब, अपनी बात आप रख दीजिए। ये जरूरत पाकिस्तान को कब तक रहेगी? कभी सुधरेंगे उसके हालात, या ऐसे ही चलता रहेगा सब? नहीं, वो जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक आलिया कम से कम 10 आलिया और नहीं बनाएगी और आरजू 10 आरजू और नहीं बनाएगी। ये इनका फर्ज बनता है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ कह देना कि जिहाद आप करिए ना, जिहाद आप सही वाला जिहाद करिए, मेरे से ज्यादा आप क्या जिहाद कर देंगी? पाकिस्तान में आपके पास मेरे से कम मुसलमान हैं। मुसलमान के नाम पर आप मुझे शर्मिंदा करते हैं कि आपने ये टेररिज्म को मुसलमान बना रखा है, और अपने यहां नहीं बना रखा, पूरी दुनिया में बना रखा है। ये आपका मेरा फर्ज बनता है। मेरी पलटन है मुसलमानों वाली, मुझे पता है मुसलमान क्या होता है। ये सिर्फ बोल देने से जिहाद, आप लोग क्यों नहीं सही जिहाद बताती? आप लोगों का काम है 10 बच्चों को इकट्ठा करो, 50 बच्चों का, ये मदरसा चला सकते हैं, आप अपना मदरसा क्यों नहीं चला सकती? आप अपने शोज के द्वारा सही जिहाद क्या होता है वो क्यों नहीं बता सकती? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सारे सुन लेंगे, लेकिन अगर आपने 10 आलिया और 10 आरजू और बना ली, आप देखेंगे कि वो 100 बनेंगी, और 100 से 1000 बनेंगी। ये जो आपका ये जो आपके अंदर का जज्बा है, आपको लाना चाहिए।
मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जब आप किसी दूसरे के जूतों में आकर देखते हैं, फिर आपको सही एग्जैक्टली पता ये चलता है कि दूसरा बंदा सही बात कर रहा है या गलत कर रहा है या सिर्फ दिखाने को जिहाद की बात कर रहा है। जो मैं बात करी इस वक्त, मैं एग्जैक्टली वो सही बात करती हूँ जो जेन्युइन होती है और जो रियलिटी है। बात यह है कि जो आप ये बात करें, देखिए किसी भी जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए या मदरसा खोले या वो कहे कि तुम्हें जो बताया जा रहा है वो गलत है। जर्नलिस्ट का काम जो है वो ये है कि जो रियलिटी है, जो खबर है, उसके अंदर जो हिस्ट्री हमें बताती है, जो उसके फैक्ट्स हैं वो सामने रखे। वो मैं रखती हूँ। इसके अलावा स्कूल खोलना या बच्चों को ये बताना अपने कंट्री के या किसी भी कंट्री के, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो काम पूरा नहीं कर रहे, उनको हम कंडेम करते हैं। बस यहीं पर एक उसका आलिया, और फैक्टर है कि उनको हम कंडेम करते हैं। आलिया, बस यहीं पर आप बात खा जाते हो, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई एग्जैक्टली यही करता है कि उनकी जो जिहाद है वो उनको वो बता पाते हैं लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल खोलिए, मैं कह रहा हूं आपके शो द्वारा आप लोगों के अंदर ये जागरूकता लाइए कि ये जिहाद नहीं है। आप मेरे से डिस्कस कर लो, आप मेरे से डिस्कस नहीं कर सकते, आप नजाम से डिस्कस कर लो। शोज नहीं देखे कर्ण साहब, फिर आपने मेरे शोज नहीं देखे। जितना ज्यादा इस बात पर जिहाद और जो हिस्ट्री हमारी चली आ रही है उसके अंदर जो जो कुछ होता रहा है, मैंने जितने धड़ल्ले से शोज किए हैं और इस तरह की जितने भी नैरेटिव्स हैं उसके ऊपर, तो मैं तो ये नहीं समझती कि मैंने इसमें कोई कसर छोड़ी है। मैं तो जिस हद तक मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया है। आरजू और आलिया जो कहते हैं, आरजू और आलिया तो अपनी जो सच बात है वो कम से कम रखते हैं और बता देते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि सच क्या है। और वो सच यही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, सबसे ज्यादा सेफ पनाहगाह बना हुआ है आतंकवादियों के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा, मुझे सिर्फ इतना समझाइए कर्नल साहब, ये मुनीर को किस बात का डर है? वो क्यों आतंकवादियों के ओड़ में छिपा रहता है? वो कभी फेस टू फेस, मैन टू मैन लड़ाई क्यों नहीं कर पाता है? नहीं, क्योंकि उसने वो आर्मी देखी नहीं है। उसकी अपब्रिंगिंग जो है आर्मी की, जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर अपब्रिंगिंग क्या है, आप मेजर साहब होंगे तो आप डेयरी फार्म के इंचार्ज होंगे, आप अगर कर्नल साहब होंगे तो रियल एस्टेट के इंचार्ज होंगे, आप कोर कमांडर होंगे तो सिटी की डेवलपमेंट के आप इंचार्ज होंगे। ये सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास टाइम ही नहीं है ट्रेनिंग का। मेरे से तो किसी शो में पाकिस्तान के किसी एंकर ने यह भी पूछा था कि जनाब आप लोग ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जनाब ये मेरा काम है, मैं फौजी हूं, मेरी फौज एक्सरसाइज करती है, लड़ाई की तैयारी करती है। आप मतलब उसमें आपको सवाल क्यों है? बोले नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि सर क्रीक आप लेने वाले हो। अरे जनाब अगर आप देने वाले हो तो बात करो, कर लेते हैं। आप बताइए, आपने जो सर क्रीक के अंदर 3 होवरक्राफ्ट लगा दिए, वो वहां पर वो क्या कहते हैं नमाज पढ़ रहे हैं तीनों के तीनों। आप कुछ कर लें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम अपनी तैयारी करें, हम अपनी एक्सरसाइज करें। अरे भाई आज हमारी अगर थिएटर कमांड बन रही है तो हम उसमें एक्सरसाइज करेंगे। मैं अपने टाइम की बता रहा हूं, मैं तो 90s की बात कर रहा हूं। 90s में हम ये एक्सरसाइज करते थे कि किस तरह से सर क्रीक को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कहां तक जाया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। आपको डर क्यों है? देखिए पाकिस्तान आर्मी का अफसर, उसको एक्चुअली सही बात ये भी नहीं पता होती कि आर्मी लड़ेगी कैसे, और उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। कारगिल में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स पकड़े गए थे, उनका खुद का कहना था कि सर हमारे पास सिर्फ एक कप्तान साहब थे जो पीछे खड़े थे, हम आगे खड़े थे। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि आपके यहां से अफसर पहले आगे आता है, जवान बाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, इंडियन आर्मी को मालूम है, हम इंडियन आर्मी में अपने देश की रक्षा के लिए आए हैं, देश की पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। आलिया की तरह मैं भी कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं है, बच्चों को पढ़ाना मेरा काम नहीं है, लेकिन बच्चों को अवेयर करना ये मेरा काम है। ठीक है। और हर शो में मेरी कोशिश होती है कि बच्चे अवेयर हों। बिल्कुल ठीक है। और जब आरजू ये बातें आप पाकिस्तान की आवाम को बताती हैं, तो क्या ये भी अब बताया जाना शुरू हो चुका है कि इतना डर है पाकिस्तान की फौज में, खासकर जो सबसे बड़ा बनकर बैठा है, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है अपने ख्यालों में, और उसकी क्या हैसियत है या क्या औकात है वो तो भारत हर बार दिखाई देता है मुनीर, उसको दरअसल जरूरी है हाफिज सईद जैसे लोग, असद मजहर जैसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं उसके लिए। उसको अपनी ताकत इन्हीं से मिलती है, अपने दम पर तो लड़ नहीं पाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर कर्नल साहब को कहना चाहूंगी कि कर्नल साहब जो एडवाइसेस दे रहे हैं, अगर वो पूरे हो गए तो मेरे फोटो पे हार तो पक्का लगवा करेंगे कर्नल साहब आज। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ये कह रहे अगर वो हम कर गुजरे, मेरी तो उम्र फिर आपको फोटो लग तो जाए, लगी। मेरी उम्र आपको लग जाए,
आप जैसे जाबाज पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं उनको मेरी भी उम्र लग जाए। अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं लेकिन ये जरूर कहूंगी कि देखिए लोगों में आपको पहले भी अभी आपकी तबीयत खराब हुई थी और आपको आपके दिल में कोई प्रॉब्लम भी हुई, इस तरह की बातें ना करें, अपनी उम्र ना लगवाएं दूसरों को। इसीलिए मैंने अपना दिल ऑफर नहीं किया है, मैंने वो दिल ऑफर नहीं किया है। अच्छा, दैट हैज बीन ऑपरेटेड। बोले आरजू बोले। देखिए लोगों में अवेयरनेस तो डेफिनेटली आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई समझ नहीं रहा है, बहुत से लोग बात को समझ रहे हैं। और ये चीज हमने अभी ही 2-4 साल में ये फर्क देखा है, उससे पहले नहीं था। और इसी वजह से लोग जो हैं आप देखें कि बात करने लगे, आम पब्लिक भी बात करने लगी। इसलिए वो लोग नहीं जो मीडिया पर है, जो मीडिया पर नहीं भी हैं, अगर आप कहीं जाते हैं, आम मार्केट में जाते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई काम कर रहा है, छोटा मोटा काम जो भी कर रहे हैं, अगर आप उनसे भी बात करें और उनसे ये पूछें कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है जो इस वक्त हमारी हो रखी है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हमारे दोनों तरफ के बॉर्डर्स जो हैं, अब भारत की तरफ भी और अफगानिस्तान की तरफ भी आपने देखा ही क्या टेंशन बनी हुई है, तो लोग उसमें जो है वो गवर्नमेंट के साथ साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी जिम्मेदार समझते हैं। ठीक। और ऐसा लोग पहले नहीं कहते थे, और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही, लेकिन लोग सुन रहे हैं, लोगों में चेंज चले, आ अच्छा रहा है। है, और धीरे धीरे करके पाकिस्तान ऐसे ही एक्सपोज होता रहे और जो आतंकवादी वो पालता है उन आतंकवादियों का तो कम से कम खात्मा हो ही जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमने आतंकिस्तान की बात की, अब बात करते हैं नए जिहादिस्तान की यानी बांग्लादेश की, जो अपनी करतूतों की वजह से खुद एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की कगार पर पहुंच गया है और वहां के जिहादियों के निशाने पर हैं हिंदू, जिन्हें एक के बाद एक कर दर्दनाक तरीके से मारा जा रहा है। सरकार हो या पूरा सिस्टम, उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। तारिक रहमान की वापसी और उनका हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। अब आगे इसी पर हम मुकाबला करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय का इस पर क्या अभी बयान सामने आया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। चलिए, भारत की पैनी नजर है हिंदुओं पर, जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भारत की पैनी नजर है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल जो मुकाबला में आज के हमारे हैं वो ये कि आखिर हिंदुओं की लिंचिंग कब रुकेगी। सवाल ये कि जिहादी जमात पर लगाम कैसे लगेगा, और सवाल ये कि क्या अब हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को खुलकर आगे आना चाहिए। आज इन्हीं सवालों पर हम मुकाबला में अपनी दूसरी बहस शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं और विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और एहतेशामुल हक साहब राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी की बात रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और ऋतुराज झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप ही मेरे साथ हैं एहतेशामुल हक साहब। और जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लोग बंगाल की भी चर्चा करने लगते हैं। बंगाल में जो प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज हुई थी उसकी भी चर्चा करने लगते हैं। बताइए तो क्या स्टैंड है सरकार का बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर? देखिए प्राची जी, सबसे पहले जो बांग्लादेश की घटना उसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और वहां जो हिंदुओं भाई पर जिस हिसाब से अत्याचार हो रहा है, हम समझते हैं इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि तुरंत किसी कोई बड़ा पदक्षेप ले और समझ लिए उनको उस हिसाब से सबक सिखाए बांग्लादेश को, जिस हिसाब से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में जुल्म हो रहा है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हो या समझ लिए कि गिरजा हो या किसी तरह का, उस पर जो जुल्म हो रहा है,
अभी तुरंत सडनली हमारा भारत सरकार उस पर शामुल स्टेप हक लेना साहब, चाहिए। आप सरकार से तो उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन बंगाल में जब लोग उन्हीं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज तो आप ही की सरकार कर देती है ना। प्राची जी, यहाँ तो सवाल प्राची जी, पूछने का, प्रोटेस्ट करने का, अपनी बातें रखने का अधिकार तक नहीं देते हैं बंगाल में बंगाल की सरकार। प्राची जी जी, जी, यहाँ कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने का विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में इस तरह का काम कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का सभी को अधिकार है, हाँ। लेकिन इस तरह की अधिकार नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कि क्या वो अहंकार समझिए था, मुझे कि बताइए ना पुलिस पर- शामुल हक साहब। एक तो आप लोग बांग्लादेश पर आपके नेता कोई बयान नहीं देते, और जब हिंदू सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर देते हैं। बताइए ना, ऐसा क्या कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने कि लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए, बांग्लादेश की बात है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, ये विदेश मंत्रालय कहीं न कहीं इस पे हस्तक्षेप करेगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की हस्तक्षेप नहीं नहीं बनती सर, है। मैं तो कह ही नहीं रही कि स्टेट गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करनी चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ कि फॉरेन पॉलिसी होती है हर देश की, मैं तो ये जानती हूँ कि यहाँ केंद्र सरकार ने स्टेप लेना है, लेकिन राज्य सरकार जब प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करती है, हिंदू संगठन पर लाठीचार्ज करती है, तो सवाल तो पूछूंगी ना, सवाल तो पूछूंगी देखिए ना प्राची आपसे जी, कि जब बांग्लादेश प्राची में जी, अत्याचार होता है तो आपके नेता खामोश क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं सवाल पूछते? प्राची जी, देखिए, हिंदू संगठन की बात नहीं है यहाँ पे। जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, यहाँ कानून व्यवस्था क्या को काम कर रहे हैं? तोड़ने की कोशिश क्या कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? बात कौन सी समझने की कानून कोशिश व्यवस्था कीजिए। तोड़ी गई, बताइए। चलिए, कौन सी कानून व्यवस्था तोड़ी गई? पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। अरे बताइए कानून ना, हाथ पुलिस में लेने कार्रवाई का तब किसी को करती है अधिकार ना नहीं जब प्रदर्शन हिंसक होता है। तो मुझे बताइए, कहां पर प्रदर्शन हिंसक हुआ था, या ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा कानून व्यवस्था खतरे में है? अरे बिल्कुल, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर मैं कहां पथराव हुआ पुलिस के ऊपर? कहां पथराव हुआ पुलिस के ऊपर? मालूम है प्राची जी? अरे मुझे तो मालूम है साहब, मुझे तो मालूम है, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम है। आपकी पुलिस को जहां प्रोटेक्शन देनी चाहिए वहां प्रोटेक्शन देते नहीं है, और जहां पर एक्शन नहीं लेना चाहिए वहां एक्शन लेते हैं। मुर्शिदाबाद आपने जलने दिया और प्रोटेस्टर्स पर आपने लाठीचार्ज कर दिया। खैर, आपकी शिकायत है तो मैं पूछ लेती हूँ, अजय आलोक जी जुड़ेंगे उससे पहले विनोद बंसल जी को चर्चा में ले आती हूँ। विनोद बंसल जी, यहाँ सीधा सीधा आरोप यह है कि वहां हिंदू मर रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में, और वो तस्वीर दिखाकर यहाँ चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। ऐसा है क्या? निसंदेह देखिए, बात ये कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो मानवता की हत्या हो रही है। वो हिंदू नहीं मारा जा रहा अकेला, वहाँ मानवता की हत्या हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जब से ये बांग्लादेश के अंदर ये उत्पात की सिलसिला शुरू हुआ है, ये नई बात नहीं है। प्राची जी, आप जानती है कि जैसे जैसे हिंदू घटा वैसे वैसे देश बटा, और जैसे जैसे देश बटा वैसे वैसे धर्म कटा, और मानवता की हत्या हुई, और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना लगातार वहाँ से आ रही हैं। इसके बावजूद भी न वहाँ का कोई जो शासन प्रशासन वहाँ पर कोई जिंदा है ऐसा लग रहा है, और न ही यूएन की कोई एजेंसी उनको कोई चिंता है इस बात को लेकर के। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ये बना हुआ है, लेकिन किस लिए बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, ये अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आखिरकार ये लोग क्यों नहीं उसमें सजगता के साथ काम करते? और प्लस ये है, देखिए, बंगाल की संस्कृति को वहाँ पर ध्वस्त करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये पूरा बांग्लादेश वो हिस्सा है जहाँ पर के माँ काली के जयकारे गूंजते थे कभी, अनवरत रूप से उसके रोम रोम और कड़कड़ में माँ काली के जो भक्तिमय संगीत चलता था। लेकिन जब से ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, तब से आप देखिए कि किस तरह की स्थिति बन गई। लेकिन कहीं भी न तो बांग्लादेश का कोई शासन प्रशासन, न ही बंगाल की कोई सरकार और जो शासन तंत्र है, जो राजनीतिक दल हैं, वो इस बात को लेकर के कोई सीरियसली कोई स्टेप उठा पा रहे। हाँ। और बल्कि ये जिहादियों को, उत्पातियों को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को और शरण दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अब समय आ गया कि इनको चिन्हित करके देश से बाहर निकाला जाए। कर लेती हूँ, अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, यहाँ विपक्ष ये कहता है और हिंदू संगठन भी ये कहते हैं कि कदम तो आप लोगों को उठाना है ना, हिंदू मर रहा है, रोज हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें हैं। कल फिर एक हिंदू की लिंचिंग कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया बांग्लादेश में। कब बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित हो, ऐसा कोई कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जाएगा? देखिए, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको लेके बहुत गंभीरता से पहल कर रही है। बांग्लादेश सरकार से हम लोग बात कर चुके हैं, उनके राजदूत को तलब किया जा चुका है, उनको अपनी चिंताएं जाहिर की जा चुकी हैं, और अधिकारी मिलकर काम भी इस पे कर रहे हैं, और पूरे विश्व समुदाय में भी चिंता है। हर देश इस पे आपत्ति जता रहा है। अब बांग्लादेश का ये आंतरिक विषय है, लेकिन हमारी चिंताएं हैं, क्योंकि रोटी बेटी का नाता रहा है हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी बांग्लादेश में।
वीजा सेंटर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि ये हिंदुओं पे अटैक हो क्यों रहे हैं? 22% हिंदू थे, वो घटते घटते 8% क्यों हो गए? पाकिस्तान में 18% थे, घटते घटते 0.2% हिंदू कैसे रह गए? कहाँ गए ये हिंदू? ये हिंदू या तो काट दिए गए, या कन्वर्ट करवा दिए गए, या वो भारत भाग गए। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको ये भाईजान अपना वोट बैंक समझते हैं, और उसके चलते लगातार हिंदुओं को तिरस्कृत, सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना के रखा जाता है। बंगाल में हिंदुओं को डराया जाता है, मुर्शिदाबाद में खुलेआम हिंदुओं के घरों चिन्हित करके उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। संदेश खाली में एक मुसलमान डॉन लगातार हिंदुओं की, मैती समुदाय के हिंदुओं को त्रस्त करते रहता है, उनका शोषण करता है, लेकिन सरकार चुप रहती है। और तो और छोड़िए, जब सीबीआई आती है कलकत्ता तो सीबीआई को ही घेर लेते हैं ये लोग। और मुख्यमंत्री कहती है मुसलमानों की लात खानी पड़ती है क्योंकि दूध देने वाली गाय का लात सहना पड़ता है। बात है कि ये इतने एक्सट्रीम इस्लामिक तुष्टीकरण में, मुस्लिम तुष्टीकरण में ये जुट चुके हैं कि पश्चिम बंगाल को एक तरह से इन्होंने मिनी बांग्लादेश बना दिया है। नहीं, माहौल आप खराब करते हैं। यहाँ आरोप ये लगा रहे हैं ये कि आप माहौल खराब करते हैं, बंगाल में आपके नेता माहौल खराब करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, इसलिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ता है। आपके किसी कैमरे ने या किसी मीडिया के चैनल ने या बांग्ला के किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया कि हिंदुओं ने पुलिस पे पथराव किया है। आज तक कभी किया ही नहीं है हिंदुओं ने पुलिस पे पथराव। अगर पथराव करने की मानसिकता रहती ना तो यहाँ एक भी जुलूस जो ये निकालते हैं मुहर्रम का ताजिया और बाकी सीट निकाल पाते क्या? हमारे रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है, हमारे नवरात्रों पे रोक लगाई जाती है बंगाल में। हिंदुओं की मानसिकता पथराव करने रहती तो देश में मुहर्रम का जुलूस निकलने देते हिंदू। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। पथराव आज हुआ है जयपुर में पुलिस वालों पे, मुसलमानों ने किया है क्योंकि मस्जिद में अतिक्रमण था। एक धर्म के नाम पे लेके हर अवैध चीज को आप जस्टिफाई करेंगे? अब बताएं, मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ हैं, फिर ऋतुराज झा जी भी हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मुमताज जी, एक सवाल यहाँ अजय आलोक जी ने उठाया और इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि आप दें, आप देश के सामने बातें रखें। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें आती हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है और इसलिए मारा जाता है कि वो अपने मंदिर ना जाएं, वो पूजा ना करें, और बताया जाता है कि भाई हम इस्लाम धर्म से हैं इसलिए मुसलमानों को इसलिए हम हिंदुओं को मार रहे हैं, तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती भारत से? कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? फिलिस्तीन के लिए उठती है। प्राची जी, भारत पिछले 2 हफ्ते से इसकी मुखालफत हो रही है, आवाज उठाई जा रही है, जिस तरीके से हुकूमत से डिमांड करनी है वो की जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि करनी सेना कहाँ है, बजरंग दल कहाँ है, हिंदू वाहिनी कहाँ है, वीएचपी कहाँ है, आरएसएस कहाँ है, और छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कहाँ है, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, वो क्यों सड़क पे नहीं आ रही है, उसका माइनॉरिटी विंग कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसकी जितनी मुखालफत की जाए कम है। हम कंडम कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट बंसल साहब, एक मिनट। देखिए, ऐसा है, उसको कोई हिमायत नहीं कर रहा है। इस्लाम में इस तरह के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो गैर इस्लामी है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो गैर इस्लामी, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो पूरे देश में हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? उसके बारे में आप बोले, जिस तरह से कल तांडव हुआ पूरे। अरे मुमताज आलम रिजवी जी, मैं तो सब पर बोलती हूँ, मैं तो सब पर बोलूंगी मुमताज आलम रिजवी जी, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है ना, जब बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर सवाल पूछूं ना तो आप उसे डाइल्यूट जरूर करते हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर सवाल पूछूं ना तो आप टीवी चैनल्स पर आकर, सुनिए एक सेकंड, आप टीवी चैनल्स पर आकर खंडन तो करते हैं, लेकिन मुझे एक भी मुसलमान नेता ऐसा बता दीजिए या आप ही बता दीजिए जिसने सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बताइए, मैं बता रही हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए, मुझे बताइए ना मुमताज आलम रिजवी जी, कोई भी ऐसा संगठन, मुस्लिम संगठन मुझे बता दीजिए जो पैलेस्टाइन पर सड़कों पर उतर गया था, जिसने आज सड़कों पर उतरकर ये कहा हो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बताइए मुझे एक भी ऐसा प्रोटेस्ट।
देखिए मैं आपको बताऊं, जमीयत उलमा हिंद ने कहा है, मौलाना महमूद मदनी का बयान आया, आप देख लीजिए, रिलीज जारी हुई। इसके अलावा मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ नहीं की गई, आप बताइए। लेकिन ये जो है जिस तरह से इसमें आप इसको फिलिस्तीन में तो पूरी दुनिया में आवाज उठी, आपने देखा नहीं प्राची, पूरी दुनिया में फ्रीडम फ्लोटिला। अरे मैं तो इसलिए जोड़ रही हूँ कि फिलिस्तीन में अगर जुल्म हुआ तो उस पर आपने आवाज उठाना जरूरी समझा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो उस पर आवाज उठाना आप लोग जरूरी नहीं समझते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, यही दिक्कत है ना, आप एक घटना को बड़ी बताकर दूसरी घटना को छोटा नहीं कर सकते हैं ना। वहां दीपू दास को मारा गया, कल एक हिंदू शख्स को मारा गया, ये नहीं दिखता आप लोगों को। एक ऐसी चीज बता दीजिए ना कि आप सड़कों पर आकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया हो, और अगर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ है वीएचपी, कहाँ है बीजेपी, तो शायद आप देखते नहीं है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज जी, एक सेकंड रुके आप। ऋतुराज जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है, बताइए ना सर, क्या स्टैंड है उस पर आप लोगों का? ये क्या हो रहा है? रुक जाए मुमताज जी, रुक जाए। सबसे पहले तो जो भी कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये फिर से एक बार दिखाता है कि भारत सरकार की विदेश नीति किस तरीके से पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि हिंदू मुसलमान का एजेंडा, बांटने की लड़ाई करने का एजेंडा अगर कोई चलाता है तो पाकिस्तान चलाता है, टेररिस्ट ग्रुप चलाता है, आईएसआई चलाता है। हम लोगों ने पहलगांव में भी देखा, और हम लोगों ने किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो पूरा का पूरा आईएसआई स्पॉन्सर्ड घटनाएं हैं जो बांग्लादेश में हो रही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो पहले भी हम लोग कई बार कह चुके हैं कि पूरी तरीके से फेल रही है। क्योंकि आईएसआई को और पाकिस्तान को जब हमारी फौज सबक सिखाने को तैयार थी, जब हम डिसाइसिव लड़ाई लड़ने को तैयार थे, तो उस वक्त ट्रंप के जो है सो दबाव में आकर के इन्होंने सीज फायर किया। जी, मैं तो सीधा सवाल आज बांग्लादेश पर पूछ रही थी, मैं तो बांग्लादेश पर चर्चा कर रही थी। सुनिए ना, बांग्लादेश की चर्चा करते करते आप पूरी दुनिया की चर्चा कर गए, लेकिन जिस दीपू दास की सुनिए ना, जिस दीपू दास की हत्या हुई, जिस अमृत मंडल की हत्या हुई, उनके लिए दो शब्द नहीं बोलते हैं हमारे देश में विपक्ष के नेता। मैं आपसे कह तो रहा हूं ना कि ये पूरी तरीके से भारत सरकार की विदेश नीति का फेलियर है, जो कि हमने बार बार देखा है। तो सर इसी पर सवाल उठा दीजिए। लेकिन आप लोग तो तब सवाल उठाते हैं जब आपसे सवाल पूछा जाता है, अपने विवेक से आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। आपको बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत नजर नहीं आती है। पाकिस्तान के टेररिस्ट हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं, पहलगांव में हमने देखा, दुनिया ने देखा, जब हमारी फौज डिसाइसिव लड़ाई लड़ रही थी। वही बात है ना ऋतुराज झा साहब, ना तो आप मुझे अभी क्लियर नजर आ रहे हैं, ना आपका स्टैंड मुझे क्लियर नजर आ रहा है। आपने गोल गोल सारी बातें घुमा दी, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। बस आपका एक सवाल समझ में आया तो जवाब ले लेती हूँ मैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, विपक्षी कहता है कि आप लोगों की विदेश नीति फेल है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है पड़ोस में। झा साहब रुके। जब बुद्धि कमजोर रहे ना तो विदेश नीति समझ में नहीं आती इनको। पाकिस्तान, बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, खुलेआम वहां पे शरिया की वकालत कर रहे हैं, खुलेआम इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और विदेश नीति हमारी फेल है। क्या करें? ये भाई साहब बोल रहे हैं आरएसएस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, ये वीएचपी कहाँ है। क्या करें? बांग्लादेश में घुस जाएं, जंग छेड़ दें बांग्लादेश से, काट दें वहां पे जैसे हिंदुओं को काट रहे हैं। तो हम क्या करें? यही इच्छा है आपकी? ये लोग पागल हो गए, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। एक बात बताइए, संसद में फलस्तीन का बैग लेके पहुंच जाएंगे, संसद में फलस्तीन का बैग लेके पहुंच जाएंगे। मुंबई में प्रदर्शन के लिए 5 लाख लोग निकल जाएंगे फिलिस्तीन के लिए। जयपुर में, दिल्ली में, श्रीनगर में, हर जगह फिलिस्तीन के नारे में समर्थन लग जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के लिए समर्थन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां इनके भाईजान ना काट रहे हैं हिंदुओं को। इनके अंदर की जो मानसिकता है, इनके अंदर की मानसिकता शरिया। सुनिए ना मुमताज जी, एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अजय आलोक जी की बात का काउंटर कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है मुमताज जी, बस आप लोगों से ये उम्मीद थी, इन लोगों की ये उम्मीद थी कि आप लोग भी आवाज उठाएं, डाउन करें आवाज। बोले अजय जी। देखिए, मैं सिंपल कहता हूं, ये मानसिकता है प्राची जी। जब फिलिस्तीन की बात आई, और इवन की वो जो आतंकवादी संगठन का हेड मरा वहां पे लेबनान में, तो पूरे प्रदर्शन निकल गए, मुंबई से लेके, जयपुर से लेके, महाराष्ट्र से लेके श्रीनगर में, अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन के लिए। ये अंदर से खुश हो रहे हैं, वहां पे हिंदुओं को काटा जा रहा है। ये अंदर से खुश होते हैं, ये जितने शरियावादी लोग हैं, जिनको इस देश में शरिया का शासन चाहिए, ये अंदर से खुश होते हैं। उनको यही यहाँ भी करने का मन करता है।
यही चीज इनको यहाँ भी करने का मन करता है। मुमताज जी जवाब। और इसीलिए हर गैर वाजिब चीज को जिसको मुसलमान कर रहे हैं उसको कवर फायर देने के लिए बैठ जाएंगे यहाँ। सुनिए ना, एक सेकंड रुके मुमताज आलम रिजवी जी। मुमताज आलम रिजवी जी, अभी मैं आपसे बांग्लादेश पर चर्चा कर लूं। और जो अजय आलोक जी कह रहे थे, आज बागपत में वो चरितार्थ हुआ है, एक शख्स का वीडियो खूब घुमा, हालांकि पुलिस ने मरम्मत कर दी है उसकी। वो बांग्लादेश का डर दिखा रहा है। सुनिए एक सेकंड मुमताज आलम रिजवी जी, वो बांग्लादेश की बातें करके कह रहा है कि सुधर जाओ हिंदुओं, वरना आपका हश्र भी ऐसा होगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है। इस सोच पर आपत्ति है मुमताज जी, इस पर बोलिए ना, फतवा जारी करेंगे क्या उसके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल मैं फतवा जारी कर रहा हूं। जो भी इस तरह की गलत बयानी कर रहा है, समझ गए, जो भी गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूं गैर इस्लामी है और इसको जितनी बड़ी सजा दी जानी चाहिए वो दी जाए। जो भी इस तरह के इस्लाम के नाम पे धब्बा है, कलंक है, और मैं मानता हूं कि हैं लोग शिद्दत पसंद, मैंने कभी इनकार नहीं किया। यही तो बात है ना मुमताज जी, जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा, बागपत की घटना का जिक्र किया, तो आप टीवी पर बैठे बैठे फतवा दे रहे हैं। और जब कोई धार्मिक गाना गा देता है, कोई भजन गा देता है, तो पूरा समाज उसका बाइकॉट कर देता है। कोई पूरा समाज बाइकआउट कर देता है। कोई अपनी बेटी की शादी में किसी हिंदू को इनवाइट कर लेता है तो पूरा समाज बाइकआउट कर देता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। टीवी पर बैठकर कह देते हैं हाँ मैं फतवा जारी करता हूँ, करिए ना बाइकआउट। एक छोटा जवाब विनोद बंसल जी फौरन से आपका, जल्दी से। एक तो कोई बाइकआउट नहीं, ऐसा ही है। देखिए ऐसा ही है, बरेली में हुआ था और अलीगढ़ में हुआ था। रुके जरा, बोले विनोद बंसल जी। और आज भी हम जाते हैं, हम तो एक बोले प्राची जी। देखिए, ये दुम ही मानसिकता है। जब हिंदू प्रताड़ित होता है, जिहादियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तब सारी वर्ल्ड कम्युनिटी सो जाती है, भारत का पूरा विपक्ष हो जाता है, और उसके बाद में एक तंद्रा में जो है ना वहां का शासन प्रशासन आ जाता है। आप मुझे बताइए, जब अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी मुसलमान की टोपी भी उड़ जाए, तो सारे मानवाधिकारों का हनन हो जाता है। पूरा यूएन भी चिल्लाएगा और अब मुस्लिम कंट्री भी चिल्लाएंगे, ईसाई कंट्री भी चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, एक मुसलमान के साथ में, एक ईसाई के साथ कुछ होता है तो सारे क्रिश्चियन कंट्री खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अगर एक मुसलमान को कोई थोड़ा सा कोई गाली भी दे दे तो सारे इस्लामिक कंट्री खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं को नस्ल हत्याएं होती हैं, जेनोसाइड होता है, तो उसमें पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी चुप हो जाती है। आखिरकार क्यों? मैं कहता हूं इनके मुंह में से एक शब्द तो निकलना चाहिए। लेकिन बात यह कि मानवता से इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं और अपने हिसाब से मुद्दों पर राजनीति करते हैं। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।